हमने कल डिस्कस किया था उत्पाद संभवन की कसौटी, उत्पाद संभवन की कसौटी। ठीक, थोड़ा ध्यान देंगे सभी लोग। तो उत्पाद संभवन की कसौटी, सबसे पहले तो समझेंगे उत्पाद क्या होता है। उत्पाद यानी माना हमने किसी विद्युत अपघटनी सेल में कोई विद्युत अपघट्य घोला है। विद्युत अपघट्य जैसे इसमें क्या लिया है, सोडियम क्लोराइड लिया। तो सोडियम क्लोराइड दो आयनों में विभक्त हो जाता है, सोडियम और क्लोराइड, और ये विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की तरफ जाता है क्योंकि अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करता है। तो सोडियम जो है इधर की तरफ कैथोड की तरफ जाएगा और क्लोराइड एनोड की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे जो उत्पाद प्राप्त होगा, यानी यहाँ पे जो मटेरियल, जो भी पदार्थ यहाँ पे इकट्ठा होगा, एकत्रित होगा, निक्षेपित होगा या मुक्त होगा, वो कौन सा होगा? केवल क्लोरीन। क्लोरीन यहाँ पे मुक्त होने वाला है क्योंकि और कोई चीज़ तो है नहीं मुकाबले में। तो ये जो क्लोरीन है ये उत्पाद कहलाएगा। क्लोरीन गैस यहाँ पे बन रही है, एनोड पे क्लोरीन गैस मुक्त हो रही है। और फिर दूसरी तरफ क्या देखें, दूसरी तरफ क्या है? दूसरी तरफ सोडियम गया है। हाँ आइए, कैथोड पे सोडियम आयन गए। उसका कारण भी वही है कि इधर ही क्यों गया, क्योंकि जो है विपरीत आवेशित होने के कारण से दूसरी तरफ गया। तो ये बात स्पष्ट हो गई होगी कि भाई क्यों आयन इधर उधर क्यों जा रहे हैं, है ना। ये कारण तो स्पष्ट हो गया होगा। और जो जहाँ पे मुक्त हो रहा है या निक्षेपित हो रहा है, हम उसी को उत्पाद कह रहे हैं। यहाँ पे सोडियम इकट्ठा हो गया तो हमने कहा भाई कि सोडियम जो है यहाँ उत्पाद है। और यहाँ क्लोरीन मुक्त हुई, गैस थी मुक्त हुई, तो हमने कहा कि क्लोरीन क्या है? उत्पाद है। तो ये तो सामान्य चीज़ है। अगर हम केवल एक ही पदार्थ ले रहे हैं, यानी सोडियम क्लोराइड हमने लिया और सोडियम क्लोराइड को गला दिया, गलित कर दिया, गलित सोडियम क्लोराइड लिया, तो उसमें सोडियम आयन उपस्थित है और दूसरा क्लोराइड आयन उपस्थित है। तो जो इलेक्ट्रोडों पर प्राप्त होने वाली चीज़ें हैं या जाने वाली चीज़ें हैं, उन पे आयन्स जो जा रहे हैं एनोड कैथोड पे, तो वो एक सोडियम है और क्लोराइड है। लेकिन तब क्या हो अगर हम एक से अधिक पदार्थ उसमें उपस्थित हों, यानी जो ऑक्सीकृत होने वाली स्पीशीज़ हैं वो क्लोराइड के अलावा कोई और भी आ जाए, और यहाँ अपचयन में भाग लेने वाली कोई अन्य स्पीशीज़ सोडियम के अलावा कोई और भी आ जाए। क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं ना कि एनोड पे क्लोराइड ऑक्सीकृत हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, यानी ऑक्सीकरण चल रहा है, इसका ऑक्सीकृत हो रहा है। और यहाँ पे सोडियम का अपचयन हो रहा है, यानी अपचयित हो रहा है। तो सोडियम यहाँ पे अपचयित होकर उत्पाद क्या बना रहा है? सोडियम। और क्लोराइड ऑक्सीकृत होकर क्या उत्पाद बना रहा है? क्लोरीन। और इस प्रकार से 2 अर्ध अभिक्रियाएं यहाँ पे चल रही हैं। और ये इन अभिक्रियाओं को चलाने के पीछे जो कारण है, वो कारण क्या है? विद्युत धारा। विद्युत धारा का रासायनिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण हो रहा है। और ऐसी युक्ति जिसमें हम विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में करते हैं, उसे क्या कहते हैं? विद्युत अपघटनी सेल। यानी विद्युत अपघटनी सेल एक ऐसी युक्ति है जिसमें विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में हो रहा है। तो यहाँ पे रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, मतलब रासायनिक ऊर्जा में बदल रही है ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल रही है। उसी के फलस्वरूप तभी तो ये रासायनिक अभिक्रिया संभव हो पाई। और ये अस्वतः स्फूर्त है, अस्वतः स्फूर्त की, क्योंकि जो है इसमें हम बाहर से विद्युत धारा प्रभावित कर रहे हैं। अगर हम इसको रोक दें तो ये अभिक्रिया तुरंत रुक जाएगी। ठीक, तो इसका मतलब इसकी निर्भरता है किसी दूसरी चीज़ पे। ये स्वतः स्फूर्त नहीं है, अपने आप घटित होने वाली अभिक्रिया नहीं है। तो विद्युत रासायनिक सेल के विपरीत, गैल्वेनिक सेल के विपरीत ये अपघटनी सेलें होती हैं। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि भाई उत्पाद तो हमें मालूम हो गया, अब संभवन क्या हुआ? संभवन होता है संभावना। संभवन का मतलब है संभावना। संभावना तब देखी जाती है जब एक से अधिक स्पीशीज ऑक्सीकृत होने वाली हो, एक से अधिक स्पीशीज अपचयित होने वाली हो, तो तब हम संभावना देखते हैं कि भाई कौन एनोड पे जाएगा, कौन कैथोड पे जाएगा। तो यहाँ पे बहुत सारी स्पीशीज हो सकती हैं, ए बी सी करके बहुत सारी स्पीशीज हो सकती हैं। मान लिया सपोज करें हमने सोडियम क्लोराइड को पानी में घोल दिया। तो सोडियम क्लोराइड को जैसे पानी में घोला तो अपने आयनों में विभक्त हो गया। तो या तो सोडियम आयन अपचयित होंगे, सोडियम आयन था, सोडियम आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपचयित होगा, या तो अपचयन वाली अभिक्रिया होगी, या तो फिर जो है इसके अलावा H2O भी अपचयित हो सकता है। H2O अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो ये भी अपचयित हो सकता है। कैसे अपचयित होता है? OH माइनस बनाता है और प्लस हाफ H2, यानी एक हाइड्रोजन का परमाणु बनाएगा, और एक हाइड्रोजन का परमाणु फिर दूसरे हाइड्रोजन के परमाणु से जुड़ के H2 गैस उत्पन्न करेगा। तो ये गैस यहाँ पे बन रही, हाइड्रोजन गैस यहाँ पे बनती है। हम इसको दुगना करके बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम केवल इसको समझ रहे हैं कि अपचयन की अभिक्रिया चल रही है।
तो अपचयन के लिए अब दो दो उम्मीदवार हो गए, इसका अपचयन हो, इसका अपचयन हो। ऐसे ही हम देख रहे थे कि ऑक्सीकरण किसका हो रहा था, क्लोराइड का। क्लोराइड ऑक्सीकृत हो रहा था और क्लोरीन और इलेक्ट्रॉन मुक्त कर रहा था, क्लोरीन परमाणु बना रहा था। लेकिन साथ ही साथ यहां पे अब एक और स्पीशीज आ गई जिसे कि क्या करना है, अपना ऑक्सीकरण करना है। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये, इसे थोड़ा सा मिटा देता हूं मैं, कि H2O किस तरह से ये ऑक्सीजन, हाफ ऑक्सीजन और प्लस 2H प्लस और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, यह अभिक्रिया इस प्रकार होती है। इसमें ऑक्सीजन मुक्त होती है, तो ऑक्सीजन गैस इसमें बन रही है और हाइड्रोजन आयन बन रहे हैं और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें मुक्त हो रहे हैं। तो ये पानी की ऑक्सीकरण की अभिक्रिया। अगर पानी का ऑक्सीकरण होगा तो इस प्रकार होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोड के ओर पोर चारों तरफ पानी के अणु भी आ गए हैं। तो कंपटीशन में अब दो दो स्पीशीज आ गई हैं। यहां ऊपर वाली घटना में क्या चल रहा है, अपचयन, और नीचे वाली घटना में क्या चल रहा है, ऑक्सीकरण। ये ऑक्सीकरण। तो हम समझ पाएंगे कि भाई यहां दो दो कॉम्पिटिटर्स आ गए हैं। यहां पे सोडियम के साथ साथ H2O आ गया, यहां क्लोराइड के साथ H2O आ गया, यानी दो स्पीशीज चाह रही हैं कि अपचयन हो और दो ही स्पीशीज चाह रही है कि ऑक्सीकरण हो। तो अब निर्धारण कैसे किया जाएगा और उत्पाद वास्तव में हमें क्या प्राप्त हो, उसका पूर्वानुमान कैसे लगाएं हम, बिना इस प्रैक्टिकल को किए हुए, बिना सेल को निर्मित किए हुए हम बताना चाह रहे हैं कि भाई कौन, किसकी उम्मीद है वहां आने की। पूर्वानुमान लगाना चाह रहे हैं कि कौन जो है एनोड पे मुक्त होगा, कौन कैथोड पे मुक्त होगा, उत्पाद क्या बनेंगे, प्रोडक्ट क्या बनेंगे। जैसे यहाँ पे हम बता रहे थे ना कि यहाँ पे सोडियम इकट्ठा हो रहा है, यहाँ क्लोरीन गैस निकल रही है, तो यहाँ तो कोई कॉम्पिटिटर था नहीं, दो ही स्पीशीज थी, तो उसमें कोई समस्या थी नहीं। एक ही चीज़ थी जो एनोड पे जा रही थी और एक ही चीज़ थी जो कैथोड पे जा रही थी। अब हम जब सोडियम क्लोराइड को पानी में घोलते हैं, उसका जलीय विलयन तैयार करते हैं, तो ऐसी स्थिति में अब पानी के कण भी हैं, पानी के अणु भी हैं जो कि अपचयन चाह रहे हैं, और पानी के अणु भी हैं जो ऑक्सीकरण चाह रहे हैं। पानी के अणु दोनों चीज़ें चाह रहे हैं, एनोड पे जाके यहाँ ऑक्सीकरण करना चाह रहे हैं और यहाँ जाके वो अपचयन चाह रहे हैं स्वयं का। जैसे यहाँ पे स्वयं का ही तो पानी का स्वयं का अपचयन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जुड़ रहे हैं और ये बना रहा है। यहाँ पे ऑक्सीकरण पानी का हो रहा है, तो यहाँ पे वो इस प्रकार से अभिक्रिया कर रहा है। ठीक, अभिक्रिया लिख दी है, ये यहाँ पे भी लिखी हुई है पहले से। तो इनको निर्धारित करने के लिए हमारे पास एक सिंपल सा नियम है, सरल सा नियम है। वो नियम क्या है कि हम इलेक्ट्रोड विभवों के आधार पर तय करते हैं कि एनोड पे कौन सी स्पीशीज जाएगी। पहले हम एनोड की बात कर लेते हैं, एनोड को समझ लेते हैं। ठीक, तो एनोड पे कौन सी स्पीशीज, एनोड पे ऑक्सीकरण होगा, तो ऑक्सीकरण करने की जो भी स्पीशीज ऑक्सीकरण करेगी उसका इलेक्ट्रोड विभव कम होना चाहिए। इलेक्ट्रोड विभव का तात्पर्य अपचयन इलेक्ट्रोड विभव, अपचयन इलेक्ट्रोड विभव उसका कम होना चाहिए। अगर उसका अपचयन इलेक्ट्रोड विभव कम है तो वही स्पीशीज एनोड पर ऑक्सीकृत होगी। यहाँ पे लिखा भी है कि एनोड पर ऑक्सीकृत होने वाली स्पीशीज का मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव कम होना आवश्यक है, या कम होना चाहिए, या कम होता है ना। तो वही स्पीशीज यहाँ पे जाएगी। तो इलेक्ट्रोड विभव हमने चेक किया, इसका देखा इलेक्ट्रोड विभव कि H2O के ऑक्सीकरण के लिए, इस अभिक्रिया को होने के लिए इसका अपचयन इलेक्ट्रोड विभव कितना होना चाहिए। तो हमने देखा इसका इलेक्ट्रोड विभव कितना है, 1.48। इसमें अधिवोल्टता भी शामिल है। वैसे इलेक्ट्रोड विभव होता है 1.23, लेकिन इस मान में जब वास्तव में हम प्रयोग करते हैं तो हम पाते हैं कि H2O से ऑक्सीजन को मुक्त कराने के लिए अतिरिक्त वोल्टता की आवश्यकता पड़ रही है। अतिरिक्त वोल्टता यानी वोल्टेज की आवश्यकता पड़ रही है। तो अतिरिक्त वोल्टता कितनी होती है वो, जिससे कि ये अभिक्रिया संपादित हो पाती है, वो 0.25 होती है। ठीक, और इस तरह से हम व्यावहारिकता में पाते हैं कि ऑक्सीजन तब मुक्त हो रहा है 1.23 पे नहीं हो रहा है, बल्कि 1.48 वोल्ट पे मुक्त हो पा रहा है, और यह अभिक्रिया इसी वोल्ट पे संपादित हो पा रही है। तो वास्तव में इसका इलेक्ट्रोड विभव फिर कितना हो गया, 1.48। ये अधिवोल्टता को जोड़ने के कारण से। अधिवोल्टता कितनी होती है, 0.25। अधिवोल्टता होती क्या है, व्यावहारिक रूप से जब हम पानी के अणुओं से ऑक्सीजन मुक्त करते हैं तो अतिरिक्त वोल्टता उसको प्रदान करनी पड़ती है। यही अतिरिक्त वोल्टता 0.25 होती है और इसको हम अधिवोल्टता कहते हैं। तो 1.48 इसका इलेक्ट्रोड विभव है। और क्लोराइड का हमने देखा कितना इलेक्ट्रोड विभव है, क्लोराइड के ऑक्सीकरण के लिए कितना इलेक्ट्रोड विभव चाहिए, 1.36। अब हमने दोनों को कंपेयर किया, 1.36 1.48, तो कम वाला यहां जाएगा, कम वाला ऑक्सीकृत होगा, सीधा सा नियम है।
तो 1.36 वाले में क्लोराइड यहाँ पे जाएगा, ऑक्सीकृत होगा, यानी ये वाली अभिक्रिया होगी एनोड पे जो लिखी हुई, और वहाँ क्लोरीन गैस मुक्त हो जाएगी या एकत्रित हो जाएगी, कहीं ना कहीं तो जमा कर रहे होंगे उस क्लोरीन गैस को, तो वहाँ एकत्रित हमने कर दिया उसे, या इससे मुक्त हो गई, इस सेल से बाहर निकलती रहेगी क्लोरीन गैस। तो इस प्रकार से ये हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अब कितनी भी स्पीशीज़ हो, कोई जरूरी नहीं कि यहाँ पे 2 ही स्पीशीज़ हैं। अब मान लिया एक स्पीशीज़ ए है, बी है, सी है, डी है, और उनके इलेक्ट्रोड विभव 1 है, 2 है, 3 है, 4 है ना, और ये सारी स्पीशीज़ कैसी हैं, ऋणावेशित हैं, या अगर ऋणावेशित नहीं है तो वो क्या कर रही है, यहाँ पे ऑक्सीकरण कर रही है, उनका ऑक्सीकरण हो रहा है। माना जैसे पानी था तो पानी में तो कोई आवेश था नहीं, पर उसका भी ऑक्सीकरण हो रहा था, तो कोई ऐसी स्पीशीज़ हो सकती है जिसका ऑक्सीकरण हो। या फिर क्या होगा, ऋणायन तो होंगे, क्योंकि ऋणायन कहाँ जाएंगे, एनोड पे ही जाएंगे। तो यहाँ पे ऋणायनों का जब ऑक्सीकरण होगा, माना ये सारे के सारे ऋणायन है मान लेते हैं, या कुछ स्पीशीज़ उदासीन भी मान लेते हैं, कुछ स्पीशीज़ उदासीन है, और इनके इलेक्ट्रोड विभव आपको दिए हैं कि इसका 1 है, इसका 2 वोल्ट है, इसका 3 वोल्ट है, इसका 4 वोल्ट इलेक्ट्रोड विभव सपोज करें। तो बताइए कि अब यहाँ पे किसका ऑक्सीकरण होगा, किसका होना चाहिए ऑक्सीकरण, जिसका इलेक्ट्रोड विभव कम होगा, और इलेक्ट्रोड विभव किसका है, ए का, इसका मतलब ए स्पीशीज यहाँ जाएगी। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे निर्धारित करते हैं, पूर्वानुमान लगाते हैं। मान लिया इसमें से ए और बी ये नहीं है और ये आ गई, इसका 3 है, इसका 4 है, अब कौन जाएगा, कौन, सी, तो सी यहाँ पे पहुँचेगा। तो बिल्कुल सिंपल है, इस तरह से हम यहाँ पे बता पाते हैं कि कौन सा जो है यहाँ इलेक्ट्रोड पे जाएगा, तो पूर्वानुमान लगा सकते हैं। तो ये नियम हमने याद रखना है कि एनोड पर ऑक्सीकृत होने वाली स्पीशीज का इलेक्ट्रोड विभव हमेशा कम होगा। तो इलेक्ट्रोड विभव, जिसका इलेक्ट्रोड विभव कम होगा वो एनोड पे जाएगा, ऑक्सीकृत होगा। अब दूसरी कहानी पे आते हैं, दूसरी तरफ आते हैं। यहाँ पे क्या, कैथोड है। कैथोड पे कौन सी घटना घटती है, अपचयन की घटना घटती है। अपचयन की घटना क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की जुड़ने की घटना, किसी स्पीशीज से इलेक्ट्रॉनों का जुड़ना अपचयन कहलाता है। तो यहाँ अपचयन होगा किसी का भी, जैसे सोडियम आयन है तो सोडियम आयन का अपचयन हो गया, है ना, Na+ जुड़ के क्या बना देगा, सोडियम परमाणु उदासीन हो जाएगा। सोडियम को 1 इलेक्ट्रॉन मिला, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, तो सोडियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, तो 2 सोडियम आयन थे इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन लिए और 2 सोडियम के परमाणु बन गए। तो सोडियम आयन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके यानी अपचयित होकर के सोडियम परमाणु में बदल जाएंगे और यहाँ पे निक्षेपित हो जाएंगे, इस प्लेट से चिपक जाएंगे, क्योंकि इसी ने तो इलेक्ट्रॉन देने का काम करना है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो यहाँ पे ये सोडियम अपचयित हो जाएगा। लेकिन अभी तक तो यहाँ सोडियम थे, लेकिन अब यहाँ अपचयित होने के लिए पानी के अणु भी आने लग गए। अब पानी के अणुओं का भी अपचयन होना है और सोडियम आयन का भी अपचयन होना है। अब इन दोनों में किसको पहले नंबर दें, किसको दूसरा नंबर दें, अब कन्फ्यूजन वाली स्थिति है। ऐसे ही हो सकता है कि इससे ज़्यादा स्पीशीज़ भी हों, बहुत सारे विद्युत अपघट्यों का हमने घोल बना रखा है, लेकिन वहाँ जा तो एक ही रहा है। तो हम ये कैसे कह रहे हैं भाई इसी को क्यों, भाई इसने, इसकी कोई सिफारिश है या क्या है, इसको, इसका कोई चाचा मामा है जो इसी को भेज रहा है आगे, अब मुझे नहीं भेज रहा, है ना। तो क्या कारण होगा इसका, कुछ है। तो उसके पीछे देखा हमने कि भाई इसका इलेक्ट्रोड विभव इसके पीछे, है ना। यहाँ कोई बेईमानी नहीं करता कोई, जैसे आम इंसान बेईमानी कर देते हैं ना, घूसखोरी देके कि चलो जी फर्स्ट आ गए, सेकंड आ गए, यहाँ कुछ नहीं। तो यहाँ पे जो है, जो प्योर है, जिसका इलेक्ट्रोड विभव क्या होगा, ज़्यादा। अब यहाँ पे थोड़ा समझे हम कि कैथोड पे इलेक्ट्रोड विभव क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। तो अपचयन तब होगा जब अपचयन इलेक्ट्रोड विभव अधिक होगा, अपचयन तब होगा जब अपचयन इलेक्ट्रोड विभव अधिक होगा, ऑक्सीकरण तब होगा जब अपचयन इलेक्ट्रोड विभव कम होगा। स्पष्ट हो रहा है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें। यहाँ पे क्या है कि ऑक्सीकरण हो रहा है कैथोड पे, तो उस स्पीशीज का ऑक्सीकरण होगा उस स्पीशीज का अपचयन होगा जिसका अपचयन इलेक्ट्रोड विभव अधिक होगा, अपचयन इलेक्ट्रोड विभव अधिक होगा जिसका, ठीक। तो अपचयन इलेक्ट्रोड विभव देखते हैं कि कितना है किसका। इसका अपचयन इलेक्ट्रोड विभव था -2.71। सोडियम आयन का जो अपचयन इलेक्ट्रोड विभव है वो कितना है, -2.71 वोल्ट। और H2O की जो अपचयन की अभिक्रिया ये वाली, इसके लिए इलेक्ट्रोड विभव का मान कितना है, इसके लिए इलेक्ट्रोड विभव का मान आता है -0.83 वोल्ट। तो -0.83 में और -2.71 में कौन बड़ा है, -0.83। तो इसका मतलब यह है कि अभी तक जैसे हमने गलित सोडियम क्लोराइड में कहा था कि सोडियम निक्षेपित हो रहा है, अब सोडियम निक्षेपित होने वाला नहीं है, अब सोडियम नहीं जा पाएगा वहां। क्यों, क्योंकि उससे ज्यादा पावरफुल चीज कोई आ गई, और वो कौन सी है, पानी। H2O के मॉलिक्यूल्स इसको घेर लेंगे, सोडियम को वहां जाने से रोकेंगे और खुद अपचयित हो जाएंगे, खुद अपचयित हो जाएंगे। तो यहाँ पे खुद अपचयित होके ये हाइड्रोक्साइड आयन बनाएंगे और साथ में हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। तो इस इलेक्ट्रोड पे अब हाइड्रोजन गैस निकलेगी H2, और यहाँ तो क्लोरीन निकल ही रही थी, पहले भी क्लोरीन निकलती थी, अब भी क्लोरीन निकली। लेकिन यहाँ पे हम सरप्राइज हो गए,
यहाँ पे हम चक्कर में पड़ गए कि यहाँ तो हाइड्रोजन, यहाँ तो सोडियम जाता था, यहाँ हाइड्रोजन कैसे निकला। तो हमने फिर उसका पता लगाया कि आखिर क्या कारण है। हमने देखा ओहो यहाँ तो जो है -0.83 वोल्ट इसका इलेक्ट्रोड विभव है, तो इसका मतलब ये कि इसका इलेक्ट्रोड विभव ज़्यादा है किसके कंपैरिजन में, सोडियम के। तो सिंपल सा हिसाब है। ऐसे ही अगर इसके लिए भी कहा जाए भाई 3 स्पीशीज़ हैं ए बी सी, और इनमें इलेक्ट्रोड विभव क्या है 1 2 3, ठीक। एक और स्पीशीज़ ले लेते हैं, चलो 4 डी। अब बताओ कि इसमें से कौन सा जो है वहाँ जाएगा इलेक्ट्रोड पे, किसका अपचयन होगा, डी का। 4 वोल्ट है उसके लिए इलेक्ट्रोड, बहुत सिंपल है ना। तो इस तरह से हम इसको समझते हैं। और यहाँ जाएंगी कौन सी स्पीशीज़, उदासीन भी जा सकती है, जैसे उदासीन ही तो है पानी। और जाने के लिए यहाँ जो अगर जाएगा आयनों की बात करें तो इस पे तो केवल कौन आएगा, धनायन आएगा। धनायन आएंगे यहाँ सिर्फ, या तो फिर उदासीन स्पीशीज़ आएंगे। यहाँ ऋणायन आएंगे, धनायन का तो कोई मतलब है नहीं ना, यहाँ तो कोई भी कितने भी धनायनों पर धनायन तो यहाँ आने से रहा। तो यहाँ केवल जो ऑक्सीकरण होगा वो या तो उदासीन अणु का होगा या फिर एनोड में उस धनायन का, सॉरी ऋणायन का यहाँ पे ऑक्सीकरण होगा, ठीक। तो ये चीज़ हम अच्छी तरह समझ लें कि यहाँ पे किस प्रकार से कौन सी स्पीशीज़ का चुनाव किया जाएगा। तो यहाँ पे हेडिंग का मतलब ही है हमारा उत्पाद संभवन की कसौटी। वो कसौटी कौन सी है, आखिर वो शर्त क्या है, कसौटी का मतलब शर्त। वो शर्त क्या है जिसके आधार पे हम तय कर रहे हैं कि भाई संभावना किसकी है, यहाँ पे उत्पाद प्राप्त होने की संभावना किसकी है। वो कसौटी क्या आखिर, जिससे कि हम बता सकें कि यहाँ पे प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है। तो प्रोडक्ट को प्रिडिक्ट करने के लिए, प्रिडिक्ट माने भविष्यवाणी, और प्रोडक्ट तो उत्पाद को कहते हैं। तो प्रोडक्ट को प्रिडिक्ट करने के लिए कि यहाँ पे कौन सा उत्पाद आएगा, उसके लिए इलेक्ट्रोड विभव, और इलेक्ट्रोड विभव भी हम बार बार कह रहे हैं अपचयन इलेक्ट्रोड विभव, मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव, उसकी सहायता से हम ये ज्ञात कर पाते हैं कि कौन सा यहाँ पे आयन आगे जाने वाला है ना। तो इस प्रकार से हमने उत्पाद संभावन की कसौटी को पढ़ा। अब इस पर आधारित कुछ हम प्रश्न करेंगे और उनको हल करके देखेंगे कि क्या हम बता पा रहे हैं कि कौन सी चीज़ इसमें ऑक्सीकृत होगी, कौन सी अपचयित होगी, ठीक है। यहाँ पे लिखा था मैंने कि यहाँ पे जो कैथोड पे जाने वाली स्पीशीज़ है उसके लिए मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव का मान अधिक होगा, ठीक। और यहाँ हमने देख लिया था कि उसका मान कम होगा। तो ये कम से कम जो रासायनिक अभिक्रियाएँ, जैसे ये वाली यानी ऑक्सीकरण वाली, पानी के ऑक्सीकरण वाली अभिक्रिया, और पानी के अपचयन वाली जो अभिक्रिया, उनके इलेक्ट्रोड विभवों के साथ साथ आपने याद रखनी है। यानी उनके इलेक्ट्रोड विभव भी याद रखने हैं और ये रासायनिक अभिक्रिया भी याद रखनी है। बहुत सिंपल है याद रखनी, कोई कठिन नहीं है, बहुत आसानी से आप इनको बना सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारी विद्युत अपघटनी सेल के जो इसमें कॉन्सेप्ट थे, अवधारणा थी उत्पाद संभावन की कसौटी से संबंधित, वो हमने डिस्कस कर लिए, ठीक है। मिटा दें इसे। अच्छा, आपके सामने वैद्युत रासायनिक श्रेणी रखी हुई है और मैं कुछ यहाँ पे प्रश्न बनाता हूँ। उनके आधार पे आपको बताना है कि एनोड पे कौन सा उत्पाद मुक्त होगा और कैथोड पे कौन सा मुक्त, और फिर में उसमें हम कुछ कंडीशंस में चेंज करेंगे और तब आपको बताना है कि अब इस कंडीशन में कौन सी चीज़ उसमें मुक्त होगी। एनोड पे क्या मुक्त होगा, उत्पाद क्या बनेगा, और कैथोड पे कौन सा यौगिक या उत्पाद हमें प्राप्त होगा। जैसे सबसे पहले एक हमने लेड क्लोराइड लिया, पीबी क्लोराइड। तो हम बिल्कुल सरलता से कठिनाई की तरफ बढ़ रहे हैं, पहले सरल सा उदाहरण और फिर उसके बाद कठिन। तो पहली कंडीशन तो आपके पास ये है कि हमने लेड क्लोराइड ले रखा है और शुद्ध अवस्था में यानी गलित लेड क्लोराइड को हम विद्युत अपघटित कर रहे हैं, ठीक है, इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं। तो इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं तो आपको बताना है कि एनोड पे क्या मिलेगा और कैथोड पे क्या मिलेगा। अगली बार हमने क्या किया कि लेड क्लोराइड लिया और लेड क्लोराइड को किसके साथ मिला दिया, पानी के साथ मिला दिया। अब आपको बताना है कि इसमें क्या उत्पाद प्राप्त होगा। तीसरा, हमने कॉपर का इलेक्ट्रोड लिया हुआ है, इलेक्ट्रोड किसका है, तांबे का, और इस पर हमने कॉपर सल्फेट का घोल लिया हुआ है, प्लस कॉपर सल्फेट का घोल उस विद्युत अपघटनी सेल में लिया हुआ है। तो अब आपको, और उसमें हमने क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। कॉपर सल्फेट का घोल कैसे ले पाएंगे हम, जब ये घुला होगा ना, एक्वस इसका सोल्यूशन लिया होगा तभी तो, यानी पानी के अणु भी वहाँ मौजूद होंगे। तो ये हमने ध्यान रखना है कि कॉपर सल्फेट में पानी के अणु भी वहाँ उपस्थित हैं जिनका ऑक्सीकरण या अपचयन संभव हो पाता है। वो आप लोगों ने देखना है, संभावना देखनी क्या होता है। चौथा, हम देखेंगे कि यदि हम
पानी को, केवल पानी लिया हमने और उसको थोड़ा चालक बनाने के लिए उसमें अम्लीय क्षार मिलाया ताकि वो आसानी से आयनीकृत हो सके, टूट सके अपने आयनों में। और पानी का हम इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं, तो हमें किस प्रकार से ये एनोड पे और कैथोड पे क्या प्राप्त होगा ये आपने पता करना है, ठीक। और पांचवा हमने सल्फ्यूरिक एसिड ली, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, और सल्फ्यूरिक एसिड का हमने घोल बना दिया। और इसमें जो इलेक्ट्रोड हैं वो नॉर्मल इलेक्ट्रोड हैं, अक्रिय इलेक्ट्रोड, प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड ले रखे हैं। इसमें H2O का जो इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं उसमें भी हमने प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड ले रखा है। और यहाँ पे भी लेड क्लोराइड में हमने प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड लिए हुए हैं, यहाँ पे भी हमने प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड लिया हुआ है। ये प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड इसलिए लिया हुआ है ताकि ये रासायनिक अभिक्रिया भाग न ले और केवल जो है जो स्पीशीज़ हैं उनके आवेश को ले जाने का काम वो कर सके। यानी जो इनर्ट इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम करते हैं, वो खुद रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। जैसे हमने कॉपर के इलेक्ट्रोड को देखा था, तो कॉपर का जो एनोड बनाया था हमने, वो खुद उसमें भाग लेने लग जाता है और एनोड खुद छलनी हो जाता है और उसके जो क्यूप्रिक आयन्स हैं वो कैथोड पे इकट्ठे होते रहते हैं। कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होता है, वहाँ से क्यूप्रिक आयन जो धनावेशित आयन है वो कैथोड पे चिपकता रहता है, निक्षेपित होता रहता है। तो वहाँ तो उस एनोड ने भाग लिया था रासायनिक अभिक्रिया में, ठीक। अगर उसकी जगह प्लेटिनम होता तब भाग नहीं लेता। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे हम देख लें कि कौन सा इलेक्ट्रोड है। या हमने कॉपर का इलेक्ट्रोड बनाया हुआ है, इसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, कॉपर का इलेक्ट्रोड है और कॉपर का इलेक्ट्रोड में हमने कॉपर सल्फेट को डुबो रखा है। तो समझ पा रहे हैं? तो इस तरह से इनको थोड़ा देखिए, कोशिश कीजिए कि हम बता पा रहे हैं कि एनोड पे कौन सा उत्पाद मिलेगा और कैथोड पे कौन सा।